पेशे हिदमत है कहानी ठगों की बस्ती। बहुत ही पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा सौदागर और उसका बेटा हाकिम रहते थे। एक दिन बूढ़े सौदागर ने अपने बेटे से कहा, बेटा ये दो अच्छी नस्ल के घोड़े हैं, मैंने इन्हें बड़ी जतन से पाला है। किसी ऐसे मुल्क में जहां घोड़ों की कमी है वहां एक एक घोड़ा 100 अशरफी में बिक जाएगा। यहाँ से बहुत दूर दक्कन में एक ऐसा मुल्क है जहाँ जाकर तुम ये घोड़े बेच सकते हो। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो अब सफर भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम हिम्मत करो और दूर दराज के मुल्कों में जाओ तो मुमकिन है कि दक्कन का राजा इन्हें और भी ज्यादा कीमत पर खरीद ले। हाकिम ये सुनकर फूला ना समाया। उसने सोचा कि उसे नई नई जगह देखने को मिलेंगी, खूब सैरो तफरी होगी। मगर उसके बाप ने उसे ताकीद की, याद रखो पश्चिम की तरफ मत जाना। अगर तुम वहां गए तो ऐसे मुल्क में पहुंच जाओगे जहां दगाबाज और फरेबी लोगों की बस्ती है। वहां जो भी मुसाफिर चला जाता है उनके हाथों से मुसीबत उठाए बगैर वापस नहीं आता। एक दफा मैं भी वहां गया था, मगर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी जिसे मैं उम्र भर याद रखूंगा। हाकिम ने अपने बाप से इल्तिजा की कि आखिर बताइए तो, जब आप ठगों की बस्ती में गए तो क्या हुआ था? बूढ़े बाप ने कहना शुरू किया, तुम्हें याद है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारा एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ तुम खेलते थे। 15 रोज के लिए मैं अपने कारोबार के सिलसिले में कई मुकामात पर गया था तो तुम्हारे बड़े भाई को भी साथ लेता गया। मैंने सोचा कि इस तरह ये देश विदेश की सैर भी कर लेगा और इस तरह ये बहुत कुछ सीख जाएगा। लेकिन जब हम वतन वापस आ रहे थे तो बदकिस्मती से अनजाने देश में जा निकले। हम शाम को वहां पहुंचे थे, रात एक सराय में बसर की। लोगों की बातचीत सुनकर और उनके तौर तरीके देखकर पता चला कि ये वही दगाबाजों की बस्ती है जिसका जिक्र मैंने सियाहों से सुना था। अब मुझे फिक्र हुई कि जल्दी जल्दी यहां से निकल जाना चाहिए। सुबह सवेरे जब मैं सिराय वाले को किराया अदा कर रहा था तब मैंने देखा कि सिराय वाले का भाई रोता पीटता अपनी किस्मत को कोसे जा रहा था। उसने बताया कि उसकी बीवी के यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। उस दगाबाज का कहना था कि जब मैं शाम को घोड़े से उतरा और जोर जोर से हाँफ रहा था तब एक छोटा सा कीड़ा जो उड़कर सिराय से बाहर निकल रहा था, मेरी सांस के जोर से वो सिराय में उस जगह चला गया जहां इसकी बीवी बैठी हुई थी जिसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला था। मेरी सांस के जोर से वो कीड़ा उड़कर उसके नथने में चला गया और इस वजह से उसे बहुत जोर से छींक आई और इसका बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। इसके साथ ही एक मजमा मेरे गिर्द जमा हो गया। हर शख्स उसकी तरफदारी कर रहा था। वो बार बार यही कहता कि मैं इसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार हूँ और इसकी सजा में उन्होंने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। मेरे ओसान जाते रहे, मैं दिल पर पत्थर रखकर चला आया। बेचारा गरीब मेरा बेटा अब भी उनके कब्जे में है और अब भी उनकी गुलामी कर रहा होगा। तुम्हारे भाई की कलाई के ऊपर एक तिल का निशान है जो कि बिल्कुल चांद की तरह नजर आता है। बूढ़ा ये कहानी सुनाकर रोने लगा। हाकिम को अपने बाप की हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने फिर से उन्हें इत्मीनान दिलाया कि आप यकीन कीजिए मैं उन ठगों की बस्ती में कभी कदम नहीं रखूंगा। इसके बाद हाकिम उन दोनों घोड़ों को लेकर दूर दराज के सफर पर रवाना हो गया। कुछ दिन बाद वो एक दरिया के किनारे पर पहुंचा। उस वक्त दरिया में बाढ़ आई हुई थी, इसलिए नाव वाले ने अपनी कश्ती में हाकिम के दोनों घोड़ों को लेकर जाने से इनकार कर दिया और इसरार किया कि अगर वो पश्चिम की तरफ चला जाए तो इसको वहां एक मजबूत कश्ती मिलेगी और इस तरह कोई नाव इसे नदी पार करवा देगी। जैसे ही हाकिम पश्चिम की तरफ चला एकदम जोर की आंधी चलने लगी। उसने छुपने की जगह ढूंढने की कोशिश की मगर छुपने की जगह भी ना मिली। हाकिम ने करीब के पहाड़ की तरफ धुआं उठता देखा। फिर वो अपने घोड़ों समेत बड़ी मुश्किल से पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। उसी वक्त आंधी का जोर भी बहुत कम हो गया था। हाकिम ने देखा कि पहाड़ के दामन में एक गांव है। क्योंकि वह पश्चिम में आ गया था इसलिए उसे ख्याल आया कि शायद यही ठगों की बस्ती है। उसने सोचा कि वापस चला जाए। फिर उसे ख्याल आया कि देखा तो जाए कि वो अजीबो गरीब बस्ती जिसकी कहानी उसने सुनी है वो कैसी है। वो अभी पहाड़ के किनारे छुपकर नीचे देख रहा था कि एक पत्थर खिसका और हाकिम गिरता संभलता उसी गांव में आ गिरा। उसके घोड़े भी सरपट दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गए।
سامنے سے ایک بوڑھا شخص آ رہا تھا۔ اس نے جب حاکم کو گرتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے قریب آ گیا۔ حاکم کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھا۔ خوش قسمتی سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بوڑھا بہت غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ بوڑھے نے حاکم سے پوچھا، بیٹا تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ حاکم نے دل میں سوچا، اچھا ان ٹھگوں کی بستی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں دوسروں کی فکر ہے، اور وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بوڑھے کا شکریہ ادا کرے کہ اتنے میں بوڑھے نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک مینڈک حاکم کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ وہ بوڑھا آدمی رو رو کر مرے ہوئے مینڈک کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے میرے پیارے چھوٹے سے بچے، میں تیری موت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ اس بوڑھے کی رونے پیٹنے کی آواز سن کر بہت سے لوگ وہاں پر آ گئے اور کسی انجانی زبان میں بوڑھے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے حاکم کو بتایا کہ بوڑھے کے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس نے اس مینڈک کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا۔ وہ اسے بہت چاہتا تھا، ہمیشہ اس کے پاس رہتا اور اس کی خدمت کرتا تھا۔ اب بیچارہ بوڑھا اکیلا رہ گیا ہے، اس لیے وہ مینڈک کی موت پر اتنا دکھی ہے۔ اور پھر گاؤں والے بھی اس بوڑھے کے ساتھ رونے پیٹنے لگے۔ حاکم بوکھلا گیا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلدی سے وہاں سے چلا جائے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بوڑھے کے غم کو کم کرنے کے لیے وہ کیا کرے۔ بوڑھا شخص ایک دم بولا، اپنے گھوڑوں میں سے ایک مجھے دے دو۔ ایک مینڈک کے بدلے گھوڑا؟ حاکم خفا ہو کر بولا۔ بوڑھے نے جواب دیا، میری سمجھ میں نہیں آتا لڑکے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا گھوڑا کسی کے بیٹے سے زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے؟ آخر میں بیچارے حاکم کو اپنا ایک گھوڑا بوڑھے کے حوالے کرنا ہی پڑا اور وہ بڑا دکھی اور غمگین ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ مگر اس پہاڑ پر چڑھنا خاصا مشکل تھا، اس لیے وہ کافی دور پیدل چلا کہ کوئی تو راہ مل جائے جس سے وہ پہاڑ کی دوسری طرف پہنچ جائے۔ چلتے چلتے اسے پہاڑ کے دامن میں ایک اور گاؤں ملا۔ حاکم کا بھوک اور پیاس کے مارے برا حال تھا۔ وہ قریب کے گاؤں میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی باہر آیا جس کی صرف ایک ہی آنکھ تھی۔ حاکم نے اس سے کچھ کھانے پینے کو مانگا۔ اس آدمی نے جواب دیا، میں تمہیں کھانے پینے کو کچھ نہیں دے سکتا، مگر ہاں پانی جتنا چاہو پی سکتے ہو۔ اصل میں تو پیٹ بھرنا ضروری ہوتا ہے، پھر چاہے وہ پانی ہی سے بھرے۔ اس ایک آنکھ والے آدمی نے حاکم کو پانی دے دیا۔ پانی پی کر حاکم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلنے کے لیے اٹھا۔ تبھی اس ایک آنکھ والے آدمی نے اس سے پوچھا، بھیا تم کہاں سے آئے ہو اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی حاکم نے اسے بتایا، اس ایک آنکھ والے آدمی نے حاکم کا بازو پکڑ لیا اور خوشی سے چلایا، آخر تم مل ہی گئے۔ 20 سال پہلے میں تجارت کے سلسلے میں تمہارے ملک گیا۔ بدقسمتی سے میں تمہارے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے 200 اشرفیاں مانگی تھیں۔ وہ راضی ہو گیا، مگر اسے ضمانت چاہیے تھی اور میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے اپنی ایک آنکھ نکال کر دے دو۔ مجھے پیسوں کی اتنی سخت ضرورت تھی کہ میں راضی ہو گیا۔ وہ میری ایک آنکھ نکال کر لے گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کے بعد وہ آئے گا تو میری ایک آنکھ ضرور واپس کر دے گا، مگر 20 سال گزر گئے، وہ اب تک نہ آیا۔ اب تو تم میرے ہاتھ لگے ہو، اب تو میری آنکھ واپس کر دو۔ باپ کا قرضہ چکانا بیٹے کا فرض ہوتا ہے۔ میں تم کو 200 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، بلکہ 20 اشرفیاں سود کی بھی دے دوں گا، بس تم میری آنکھ واپس کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ایک آنکھ والے آدمی کے چاروں طرف اس کے ہمدرد لوگ جمع ہو گئے۔ حاکم رونے کے قریب تھا کہ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری آنکھ کا کیا قصہ ہے، بہرحال اب یہ بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے اور میرا پیچھا کیسے چھوڑو گے؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، تم جا سکتے ہو، مگر اپنے گھوڑے کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ پھر حاکم کو گھوڑا چھوڑنا پڑا اور بیچارہ اکیلا ہی چل پڑا۔ پہاڑ سے گرنے کی وجہ سے اس کا سارا بدن دکھ رہا تھا۔ دل کو دکھ تھا کہ دونوں قیمتی گھوڑے ہاتھ سے نکل گئے اور بھوک کے مارے اس سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ وہاں سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ اس نے حاکم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ رک کر حاکم سے پوچھنے لگا کہ تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ حاکم چپ رہا، کیونکہ وہ اب اس ملک کے کسی بھی آدمی سے بات کرنے سے ڈرتا تھا، مگر اجنبی اصرار کرتا رہا۔ دیکھنے میں وہ اچھا انسان لگ رہا تھا۔
हाकिम ने फिर उसे सारी बात बताई कि किस तरह उसके हाथ से दोनों घोड़े निकल गए। वो नौजवान तो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अच्छा मैं देखता हूं कि तुम्हारे घोड़े में किस तरह वापस दिला सकता हूं। चलो बादशाह के पास चलो। हाकिम पहले तो घबराया, फिर ये सोचकर कि अब मेरे पास खोने को बचा ही क्या है, वो नौजवान के साथ बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में नौजवान ने हाकिम को सिखा दिया कि बादशाह के सामने क्या कहना है। बादशाह ने हाकिम की शिकायत सुनकर बूढ़े और एक आंख वाले आदमी को बुलाया। मुकदमा शुरू हुआ। जब बूढ़ा कह चुका कि वो मेंढक जो मरा है वो मेरा बेटा था, तो हाकिम ने अपनी पगड़ी से जट मेंढक निकाला और कहा, हुजूर इस मेंढक को मैंने अपना बेटा बना लिया है, मैं इसको पहाड़ के नीचे छोड़ देता हूं। बूढ़ा पहाड़ से गिरे और इसे मार डाले, जैसा कि मैंने किया था, इस तरह इसका बदला पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, मुनासिब तजवीज है, भला इसके माकूल होने का किसे शुबा हो सकता है। बूढ़े के मुकदमे का बिल्कुल यही हल है, बादशाह ने कहा। बूढ़े शख्स ने यह सुना तो चुपचाप घोड़ा हाकिम के हवाले किया और चल पड़ा। अब उस एक आंख वाले आदमी की बारी आई। उसने अपना मुकदमा पेश किया। हाकिम ने अपनी सफाई में कहा, हुजूर इसमें कोई शक नहीं कि मेरे बाप को अजब तरह के शौक हैं। उनमें से एक ये भी शौक है कि वो लोगों की आंखें जमा करता है। हमारे गोदाम में सैकड़ों आंखें जमा हैं। मैं इन साहब को इनकी आंख वापस करने के लिए तैयार हूं, मगर इनकी आंख मैं उस वक्त तलाश कर सकता हूं जब ये मुझे अपनी दूसरी आंख भी दे दें, ताकि इनकी सही आंख ढूंढकर मैं इनकी दोनों आंखें वापस कर दूं। अरे बिल्कुल ठीक बात है, बादशाह ने कहा। बस इतना कहने की देर थी कि उस एक आंख वाले शख्स ने घोड़ा वापस कर दिया और अपनी खोई हुई आंख लेने में जरा दिलचस्पी ना दिखाई और वहां से रफू चक्कर हो गया। अजनबी ने हाकिम से कहा, मैं तुम्हें मुल्क की सरहद तक छोड़कर आता हूं ताकि अब और कोई तुम्हें परेशान ना करे। रास्ते में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे कि अचानक हाकिम की नजर उस लड़के की कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर वही तिल का निशान था जो बिल्कुल चांद की तरह नजर आता था। हाकिम को यह बात पता चल गई कि यह नौजवान इसका खोया हुआ भाई है। ये देखते ही हाकिम ने अपने भाई को गले से लगा लिया। हाकिम के भाई ने उसे बताया कि वो ठग और उसकी बीवी जिसने उसे गुलाम बनाया हुआ था वो दोनों मर चुके हैं। तब से वो बेचारा इस मौके की तलाश में था कि वो अपने मुल्क वापस चला जाए। इतने दिनों ठगों के साथ रहकर वो उनकी चालों से खूब वाकिफ हो गया था और जानता था कि उनसे कैसे निपटा जाए। फिर दोनों भाई ठगों की बस्ती से रुखसत हो गए। फिर वो दक्कन की तरफ गए जहां उन्होंने अपने घोड़े अच्छी कीमत पर बेचे और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए। उनके बाप ने खुश होकर उनका इस्तकबाल किया। बेटे के वापस मिल जाने की खुशी में उसकी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। फिर वो तीनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लग गए।